हेलो दोस्तों, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से यह वीडियो काफ़ी लेट हो गई। बस इसे पूरा देख लेना और मेरी सपोर्ट करना। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुआ फेंग ने ब्लड डीमन किंग के 21 लोगों को जज करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। इसकी वजह से ब्लड डीमन किंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है, पर इससे फेंग को फर्क नहीं पड़ता। जबकि वो बाता और डेलन ये सोच सोच कर परेशान हो रहे होते हैं कि इतने में ही उसे कंपनी की तरफ से शॉकिंग न्यूज मिलती है कि उसके 21 डिसेंडेंट्स ने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, जिसकी वजह से फेंग को खुद उन्हें जाकर जज करना होगा। और जब फेंग उन्हें चेक करता है तो फेंग को पता चलता है कि इसमें तो उसके फादर भी शामिल हैं। इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। इधर कंपनी ने 1 बाय 1 लुओ फेंग के सभी डिसेंडेंट्स को पकड़ना शुरू कर दिया होता है। और एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि लुओ फेंग खुद अपने फादर से मिलकर उनसे इस बारे में पूछने के लिए जाता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें देखने को मिलता है कि लुओ फेंग अर्थ के सोलर सिस्टम में पहुंच चुका है। और ये क्या, यहाँ का तो सारा माहौल ही बदला हुआ है, जिसे देखते हुए डिलन फेंग को बताता है ये हमारी कंपनी की तरफ से इस स्टार सिस्टम में स्टैब्लिश हुए हेडक्वार्टर्स हैं। उसे देखने के बाद फेंग अपने स्पेसशिप में सीधा तेजी के साथ अर्थ की तरफ आगे बढ़ जाता है और अपने पैलेस में लैंड करते हुए हमें बताता है सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी ने अर्थ ओशियंस पर बड़ी बड़ी कॉलोनीज और सिटीज भी बनाई हैं, जिन्हें एज एन ऑडियंस हम भी दूर से देख पाते हैं। और वहां पर मौजूद अर्थ के लोग भी इन्हें देखने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस थे, इसलिए वो बीचेस पर आकर इन्हें देख रहे होते हैं। इसी के साथ सीन कट होता है, हमें जजमेंट वाले डे का व्यू दिखाया जाता है। यहाँ पूरी लुओ फैमिली फेंग के आने का इंतजार कर रही होती है और हम देख पाते हैं कि कल्प्रेट्स की तो बुरी हालत थी। वो सभी तो खौफ के मारे थर थर कांप रहे होते हैं। यहाँ बाहर हम देख पाते हैं लुओ फेंग अपीयर होता है, जहाँ पर हर तरफ काले बादल छाए हुए थे और बिजलियां कड़क रही होती हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि फेंग को किस कदर गुस्सा आया हुआ है। और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ सीधा जाकर इन सभी के बीच में से चलता हुआ अपने थ्रोन पर बैठते हुए काफी निराशा के साथ एक गहरा सांस लेता है और फिर कहता है, लुओ यांगचेन, तुम अपने क्राइम्स को मानते हो? इस पर यांगचेन गिड़गिड़ाते हुए कहता है, ग्रेट ग्रैंडफादर, मैंने नहीं किया। पर फेंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे कहता है, जब से तुम पैदा हुए हो तब से लेकर अब तक 200 साल बीत चुके हैं। इस दौरान तुमने 1000 से भी ज्यादा इनोसेंट्स को किल किया। लास्ट टाइम जब बैंक्वेट के वक्त तुम घर वापस आए थे तो मैंने तुम्हें पनिश किया था। मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पनिशमेंट के बावजूद भी तुम दोबारा ये गलती करोगे। तुम बहुत चालाक हो और तुम्हारे किए हुए कामों का पता लगा पाना इम्पॉसिबल है। भले ही क्लैन तुम्हारे बुरे कामों का कोई भी सुराग नहीं ढूंढ पाया, पर तुम्हें क्या लगा तुम वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के लॉस को धोखा दे सकते हो? ये कहने के फौरन बाद ही फेंग अपनी जजमेंट सुना देता है, जो कि होती है सजाए मौत। और इसी के साथ फेंग ने अपनी इल्यूजन स्वॉर्ड से उसके फोरहेड पर अटैक करते हुए उसे जान से मार डाला था। इसके बाद बारी आती है लुओ यूरोंग की। फेंग उससे कहता है, तुमने पावर की खातिर अपने बड़े भाई को मार डाला, तुम्हारी सजा भी मौत है। इसी के साथ फेंग उसे भी मार डालता है। और फिर फेंग इसके बड़े भाई को इसकी अच्छे से परवरिश ना करने और इसकी बदतमीजी का ख्याल ना रखने पर 10,000 साल की जेल की सजा सुना देता है। और फिर इसके बाद फेंग 1 बाय 1 इन सभी लोगों को इनके क्राइम्स के अकॉर्डिंग सजा देता जाता है। किसी को सजाए मौत तो किसी को 100 साल की जेल। और अब फिर इन सभी लोगों की जजमेंट हो जाने के बाद फेंग हवा में आते हुए अपने पूरे लुओ क्लैन से कहता है, लुओ क्लैन के सभी डिसेंडेंट्स ये अच्छे से सुन लो, ताकतवर बनने के इस रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज आएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग कानून अपने हाथों में ले लोगे। अगर तुम में से किसी ने भी लापरवाही से काम करते हुए लाइन को क्रॉस किया तो फिर तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होगा जैसा कि इन सभी लोगों का हुआ है। फेंग की ये बात सुनकर वो सभी लोग सर झुकाए ग्रीट करते हुए कहते हैं, जी हाँ। अब ये काम हो जाने के बाद फेंग अपने स्पेसशिप में बैठकर अर्थ से निकल पड़ता है। तभी इधर हम बबाता को देखते हैं, जो कि टाइम पास करने के लिए अटूका के साथ वर्चुअली कार रेस कर रही होती है। इतने में ही फेंग की टास्क रिपोर्ट आ जाती है, तो बबाता रेस को बीच में ही छोड़कर फौरन से फेंग के पास आ गई थी और रिजल्ट्स को देखते हुए कहती है, टू हार्श, उन्होंने हमें सिर्फ 70% पॉइंट दिए। वो दावा करते हैं कि तुम इन पर बहुत नरम रहे। इस पर फेंग कहता है, मुझे पता है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने फादर को कोई भी पनिशमेंट नहीं दी, पर मैंने खुद देखा कि फादर को वाकई इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, उन्हें तो यूज किया जा रहा था। और जब मैंने उन्हें सच्चाई बताई तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने खुद अपने बनाए हुए गिल्ड को तोड़ दिया। इससे मुझे यही पता चला कि उनका इसमें कोई भी कसूर नहीं था। मैंने अपनी सोच समझ के अकॉर्डिंग एक्ट किया। दूसरे इस बारे में क्या कहते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब हमें क्योर सिटी जाना है। इधर हम देख पाते हैं कि फेंग जब ये बता रहा था तो बबाता उसकी बात सुनते साथ साथ रेसिंग कर रही होती है और अटूका के साथ थोड़ी बहुत चीटिंग करके वो उस रेस को जीत भी गई थी। तो अब वो फेंग के ऑर्डर को पूरा करते हुए अपने स्पेसशिप को पूरी तेजी के साथ क्योर सिटी की तरफ ले जाने लगती है। इधर फेंग कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में कहता है,
ट्रेनिंग के लिए, स्ट्रोंगर होने के लिए, अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। इसी के साथ सीन कट होता और हमें देखने को मिलता है कि लुओ फेंग एक पोर्टल से होता हुआ सीधा केओस सिटी में पहुंच चुका है। यहाँ एक पर्सन पहले से ही फेंग का इंतजार कर रहा होता है, तो फेंग और डेलन अपने स्पेसशिप से निकलते हुए उसके करीब जाते हैं तो वो इन्हें ग्रीट करता है। तभी डेलन फेंग से कहता है, योर मैजेस्टी लुओ फेंग, केओस सिटी वाकई ही एक सेफ हेवन है। एक बार जब आप ट्रेनिंग करने के बाद वहां से बाहर आएंगे तो आप यकीनन वर्ल्ड मास्टर बन चुके होंगे और उस वक्त आपको किसी भी गार्ड की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए अब हमें यहाँ से अलग हो जाना चाहिए। इस पर फेंग को थोड़ा सा झटका लगता है और फिर वह एक गहरा सांस लेते हुए डेलन को रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहता है, इस सारे टाइम में मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फेंग को इस तरह से उसे ग्रीट करता हुआ देखकर डेलन भी काफी खुश होता है और एक स्माइल के साथ वह फेंग को अलविदा करते हुए कहता है, स्ट्रोंगर बनने का ये रास्ता हमेशा से ही खतरों से भरा हुआ है, आप अपना ख्याल रखना यंग अंकल। इस पर फेंग भी थोड़ी सी हैरानी और एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम भी अपना ख्याल रखना। अब इसके बाद फेंग केओस सिटी में आगे बढ़ते हुए कहता है, इस ग्रेट केओस सिटी में मेरा जो सबसे अहम टास्क है वो है मेरी इस ह्यूमन बॉडी को टेम्पर करते हुए वर्ल्ड मास्टर लेवल तक पहुंचाना। फिर भी इसे कैसे अचीव करना है, इसके लिए मुझे मेरे मास्टर की गाइडेंस की जरूरत होगी। इसी के साथ फेंग अपने मास्टर किंग जेनियन के पास पहुंच आता है और वहां पर पहुंचकर ये देखता है कि वहां पर तो काफी सारे बॉक्सेस पड़े हुए हैं। उन्हें देखते हुए फेंग अपने मास्टर से खुश होते हुए कहता है, मास्टर ये सब क्या है। मास्टर जो कि अपनी वाइन ड्रिंक कर रहे होते हैं वो ड्रिंक करने के बाद कहते हैं, एक वर्ल्ड मास्टर बनने के लिए तुम्हें कई सारी सीक्रेट टेक्निक्स की जरूरत होगी, सो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए 106 बेसिक टेक्निक्स हासिल की हैं, जिनमें एक एक्सट्रीमली रेयर और प्राइसलेस टॉम है। ये कहते हुए मास्टर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी बॉक्सेस को फेंग के सामने ऑर्गेनाइज कर देते हैं। फेंग उन सभी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उन्हें हैरानी के साथ देख ही रहा होता है कि तभी मास्टर एक चुटकी बजाते हुए उन सभी को ओपन करते हैं। तो इस पर उन सभी बॉक्सेस में मौजूद टेक्निक्स की टेम्पलेट्स फ्लाई करते हुए फेंग के आसपास घूमने लगती है और फिर वन बाय वन फेंग के सामने उन सभी की विंडो ओपन होने लग गई थी, जिसमें उनमें मौजूद टेक्निक्स के बारे में बताया जा रहा होता है। फेंग उन सभी को देखते हुए काफी हैरान हो रहा होता है, तो इस पर मास्टर जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, इस प्राइसलेस स्टॉर्म को कहते हैं 7 बीस्ट गॉड स्लोथर्स। ये लॉ ऑफ मेटल एंड लॉ ऑफ स्पेस को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, इसीलिए ये तुमको परफेक्टली सूट करता है। उसे देखते हुए फेंग कहता है, द 7 बीस्ट गॉड स्लोथर। इसे 7 शैडो ट्रांसफॉर्मेशंस के नाम से भी जाना जाता है। इसके क्रिएटर गोल्डन हॉर्न क्लैन के एल्डर सीनियर ज़ील वो डुओ हैं। उन्होंने इस आर्ट को बीस्ट गॉड की मूवमेंट्स को समझकर ही बनाया था। इसका मतलब है कि मैं इसे बीस्ट गॉड स्टैचू की अंडरस्टैंडिंग को रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सोचकर फेंग बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और वन बाय वन अपने मास्टर की दी सारी की सारी टेक्निक्स को चेक करने लगता है। फेंग को इस तरह से खुश होता हुआ देखकर मास्टर भी काफी खुश हो रहे होते हैं और उन्हें फेंग के अंदर अपनी ही झलक नजर आती है। अब फेंग तो ऐसे ही सभी टेक्निक्स को चेक करने में लगा रहता है और मास्टर भी बड़े ही गौर से और प्यार से उसे ही देख रहे होते हैं और साथ ही साथ अपनी वाइन एंजॉय कर रहे होते हैं। जबकि इधर फेंग साथ ही साथ अपने मन में कहता है, जब मैंने फर्स्ट 6 स्टेजेस को मास्टर कर लिया तो यूनिवर्स मास्टर लेवल से नीचे का कोई भी बंदा मुझे कभी नहीं हरा सकेगा और मेरे मास्टर के दिए हुए स्टॉर्म के अंदर फर्स्ट 3 स्टेजेस रिकॉर्ड हैं। मैं इन्हें मास्टर कर लूंगा तो फिर सिर्फ यूनिवर्स वल्नरेबल ही मेरे बराबरी के होंगे। फेंग को इन सभी टेक्निक्स को चेक करने और इनके बारे में जानने में कि ये क्या है और कैसे काम करती हैं, इन सब में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और मास्टर तो बैठे बैठे बोर हो गए थे। इसलिए वो फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं, डुओ फेंग। फेंग भी ऑलमोस्ट भूल ही चुका था कि वो यहाँ अपने मास्टर के सामने है, तो इसीलिए अब अपने मास्टर की बात सुनने के बाद वो अपने सारे कामों को रोक देता है और अपने मास्टर की तरफ अटेंशन करते हुए कहता है, मास्टर। इसी के साथ वो खुशी के मारे डांस करने लगा था, तो उसका मास्टर उसे अपने पास बुलाते हुए कहता है, इधर आओ, इधर बैठो बे बच्चे। फेंग खुश होते हुए झूमते झूमते उनके पास आकर बैठते हुए कहता है, माय काइंड हार्टेड मास्टर, ये जो सारी चीजें आपने मुझे दी हैं इसकी कीमत एक फॉर्चून के बराबर होंगी। इस पर मास्टर हंसते हुए उससे अपना प्यार जताते हुए कहते हैं, हाँ यही कुछ 8 बिलियन। इस पर फेंग तो हक्का बक्का रह जाता और कहता है, 8 बिलियन? और फिर वो मुंह बनाते हुए हिसाब करते हुए कहता है, मैं अब तक जितने भी मिशंस कर पाए हैं उनमें से हाईएस्ट मैं सिर्फ 1.4 मिलियन ही बना पाया हूँ। मास्टर ये बहुत 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 ज्यादा प्रीशियस है। ये कहते हुए वो इसे मास्टर को रिटर्न करने लगा था, पर मास्टर उसे रोकते हुए कहते हैं, तुम बस मन लगाकर ट्रेनिंग करो और मेरे लेवल के बराबर पहुंचो, सिर्फ तभी ही ये पॉइंट्स और पैसे वेस्ट नहीं होंगे, समझे।
ये कहते हुए वो फैंग को सहलाने लगते हैं और फिर ये दोनों मास्टर और स्टूडेंट काफी मस्ती करते हैं और जोर जोर से दिल खोल के हंसते हैं। अब इसके बाद फिर फैंग खड़ा होता है और चलते हुए अपने मास्टर के सामने आकर उनको ग्रीट करते हुए उनके सामने सर झुकाता है और फिर घुटनों पर बैठकर उनके सामने अपना माथा टेकता है और ऐसा वो कई बार करता है अपने मास्टर को रिस्पेक्ट पेश करने के लिए। आपकी ये ग्रेस मैं कभी नहीं भूलूंगा मास्टर। तो इस पर हम मास्टर्स उसे अपनी वाइन शेयर कर देते हैं तो फैंग भी बहुत जम के पीता है। ये देखकर मास्टर जोर जोर से हंस रहे होते हैं। इसी के साथ सीन कट होता और हमें देखने को मिलता है कि लुओ फैंग स्काई ब्रिज को चैलेंज करने के लिए प्रैक्टिस करने लगता है। यहाँ फैंग हमें बताता है कि यूनिवर्स में 10 सुप्रीम ओरिजिन लॉस एग्जिस्ट करते हैं। इन सभी में से लॉ ऑफ स्पेस और लॉ ऑफ टाइम सुप्रीम है और टॉप पर रैंक करते हैं। बाकी के 8 इनसे नीचे रैंकिंग में आते हैं और इन सभी से ही अराइज होता है स्पेस लाइनेज और टाइम लाइनेज। इनमें से किसी भी पाथ पर चलने के लिए एक वॉरियर को इनमें से हायर और लोअर ओरिजिन लॉ को साथ लेकर चलना होगा ताकि वो इन्हें मर्ज करते हुए अंडरस्टैंडिंग और पावर्स की मजीद बुलंदियों पर पहुंच सके। जो पाथ मैंने चूज किया है वो है मेटल और स्पेस लॉस का फ्यूजन। इनके एसेंस को समझने की है इनका यूनियन। मेरे गोल्डन और बीस्ट फॉर्म के इनेट टैलेंट की बदौलत मैं अपने मेटल ओरिजिन लॉ के कॉम्प्रहेंशन को कंप्लीट करने के करीब पहुंच चुका हूं। और जहां तक बात है स्पेस ओरिजिन लॉ की तो इसके लिए मुझे अभी भी कियोस टॉमस्टोन की मदद की जरूरत है। सीनियर लियान लुओ को स्पेस ओरिजिन लॉ की 108 प्रोफाउंड मिस्ट्रीज को समझने में 3000 साल लगे, पर अब क्योंकि मेरे पास नर्चरिंग ट्रेनिंग इन्वायरमेंट और बीस्ट गोड स्टैचू की असिस्टेंस है, साथ ही साथ मेरे पास मेरी मूशा क्लैन बॉडी की इनसाइट्स भी हैं। इन तीनों एडवांटेजेस को मिलाने से मेरी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि अब मैं अपने सीनियर के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा तेजी के साथ सारी चीजों को समझ सकता हूँ। अब सीन कट होता और हम देखते हैं कि लुओ फैंग क्योस सिटी में अपने मास्टर की क्लास को अटेंड करने के लिए आया होता है। यहाँ इसके साथ इसके कई सारे सीनियर्स भी मौजूद थे। क्लास के कंप्लीट होते ही फैंग वहाँ से जाने लगता है तो जाते हुए रास्ते में उसके सीनियर्स उसे देखते हुए आपस में बात करते हुए कहते हैं अब लुओ फैंग ने भी ए रीजन में डोमेन मास्टर रैंक्स कंपटीशन को ज्वाइन कर लिया है। इस पर दूसरा सीनियर उसकी इस बात का आंसर करते हुए कहता है तो क्या हुआ, एयर स्पेस रीजन में पहले ही 11 डोमेन मास्टर्स हैं, कौन सा वो अकेला ही डायरेक्ट टीम से ताल्लुक रखता है। हम सीनियर्स तो एटलीस्ट स्काई ब्रिज के 10th लेवल पर पहुंच चुके हैं, जबकि वो अभी तक 8th लेवल पर नहीं पहुंच सका। उसकी और हमारी स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा फर्क है। उसकी ये बातें फैंग भी सुन रहा होता है, इसलिए जैसे उसने ये कहा तो फैंग उसके आसपास की सारी जगह को फ्रीज करते हुए उसकी सोल को खींचकर दूसरी डायमेंशन में ले जाता है और वहां उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं बेसब्री से पर्सनली अपने सीनियर की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि कब हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हों। ये कहने के बाद फैंग आराम से वहां से चला जाता है, जबकि हम देख पाते हैं कि उस सीनियर की बस इतने से ही हालत खराब हो चुकी थी तो वह पहले वाला सीनियर उसे संभालते हुए कहता है क्या हो गया तुम्हें। यहाँ पर मौजूद बाकी सभी लोगों के लिए ये ऐसा था कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, जबकि अब तक उस दूसरे वाले सीनियर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वह लुओ फैंग से बदला लेने के लिए उस दिन का इंतजार करने लग गया था। इधर हम फैंग को देख पाते हैं जो कि क्योस सिटी में फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है। तभी वाता उसके पास आती है और कहती है कम से कम तुम वर्ल्ड मास्टर लेवल पर पहुंच चुके हो, दूसरों से कहीं ज्यादा पावरफुल, पर अभी भी उन्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें बुली किया जा सकता है। इस पर फैंग अपने रिस्ट डिवाइस को देखते हुए कहता है आज से 18 साल बाद एयर स्पेस रीजन के लिए डोमेन मास्टर सिलेक्शन बैटल्स होने वाली है, तब मुझे इसे हम्बल करने का चांस मिलेगा। अभी के लिए तो इसे यही लगता रहेगा ना कि ये सीनियर है तो ज्यादा पावरफुल है। खैर छोड़ो, अभी मैं 108 यूनिवर्सल लॉस को समझने में सिर्फ एक कदम पीछे हूँ, लेकिन कियोस टॉमस्टोन में मेरा कल्टीवेशन करने का टाइम खत्म हो गया है। अभी के लिए मेरी प्रायोरिटी है स्काई ब्रिज के लेवल्स का ब्रेक थ्रू करना। सिर्फ ऐसा करके ही मैं अपनी लॉस की स्टडी को कंटिन्यू रखने का एक और चांस कमा पाऊंगा। इसी के साथ अब सीन कट होता है, हमें देखने को मिलता है कि लुओ फैंग स्काई ब्रिज में पहुंच चुका होता है, जहां पर उसका सामना होता है सीनियर कांगबू से। सीनियर कांगबू फैंग का वेलकम करते हैं और उससे कहते हैं कि आपको लेवल 7 का ब्रेक थ्रू किए हुए सेंचुरीज हो गई। इस पर फैंग उनसे कहता है जब से मैं स्पेशल इंस्पेक्टर बना हूँ मैं एक्चुअली सीनियर कांगबू का सुपीरियर बन गया। ये सोचकर इवन अब भी मुझे अजीब सा लग रहा है। इस पर सीनियर कांगबू फैंग से पूछते हैं इस पर आपका कितने फ्लोर्स का ब्रेक थ्रू करने का इरादा है। तो फैंग हंसते हुए कहता है मैं आप सबको एक प्लेजेंट सरप्राइज दूंगा। ये कहने के बाद फैंग फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी इधर हम लॉबी में देखते हैं जहां वूका बाकी सभी से कहती है हमारी जनरेशन में ज्यादातर जीनियस स्काई ब्रिज के लेवल 7 पर आकर रुक गए, सिर्फ बोलन ही 8th लेवल का ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो पाया। क्या कहते हो,
बैट हो जाए। अब आगे कौन बोलन की बराबरी कर सकेगा, उसका ये कहना था कि तभी इधर अनाउंसमेंट हो जाती है कि लुओ फेंग ने स्काई ब्रिज के 8th फ्लोर का ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सुनकर ही पूरी लॉबी में हल्ला मच जाता है और सभी लोग फेंग की ही तारीफें करने लग गए थे और ये बात बोलन तक भी पहुंच जाती है। बोलन भी ये देखकर इम्प्रेस होता है। तभी इधर रोंगजुन एक स्माइल के साथ वुका से कहता है, लगता है कि अब हमें बेट लगाने की जरूरत नहीं। इधर फेंग ने 8th लेवल का ब्रेक थ्रू करने के बाद 9th लेवल का टेस्ट शुरू कर दिया था, जिस पर हमें बताया जाता है कि जैसे ही लुओ फेंग ने स्काई ब्रिज के 8th लेवल का ब्रेक थ्रू करके 9th लेवल के टेस्ट को स्टार्ट किया तो उसने हायर ऑफिशियल्स की अटेंशन को अपनी तरफ खींच लिया था। वो लोग आपस में ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि फेंग हाईएस्ट फ्लोर तक पहुंचेगा और हमें पता चलता है कि ये बात तो असल में सीनियर लोंगयू कर रही होती है और उसका हाईएस्ट फ्लोर होगा 9th या फिर 10th। आफ्टर ऑल 10th लेवल का ब्रेक थ्रू करने का मतलब है कि उसकी कॉम्प्रहेंशन एक अनडाइंग बीइंग के लेवल के बराबर पहुंच चुकी है। इस पर मास्टर किंग जेनियान उनसे कहते हैं, हमने उसे अंडर एस्टिमेट किया। जहां तक मैं जान पाया हूं तो वो शांत किस्म का है और जब वो काम करता है तो हर किसी को हैरान करके रख देता है। वो ये बोल रहे होते हैं कि तभी इधर हम देख पाते हैं कि फेंग इजीली 1 बाय 1 स्काई ब्रिज के सभी लेवल्स को पार करता जा रहा होता है, जो देखकर सारे ही वॉरियर्स हक्के बक्के रह गए थे और हमें देखने को मिलता है कि बोलन काफी खुश हो रहा होता है। जबकि ये देखकर फेंग के सीनियर वॉरियर्स कहते हैं, हम भी ए रीजन के डोमेन मास्टर्स हैं और हमने टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर कल्टिवेट किया, पर लुओ फेंग ने वहाँ पर सिर्फ कुछ सेंचुरी ही कल्टिवेशन की थी और वो ऑलरेडी हमारे हाईएस्ट लेवल के फ्लोर को रीच भी कर चुका है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये कहते हुए वो सीनियर बड़ी अफसोस के साथ गिर पड़ता है। वहीं हम देख पाते हैं कि सीनियर कांगबू भी फेंग की परफॉर्मेंस को देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं और साथ ही साथ वो फेंग के लिए खुश भी हो रहे थे। इधर देखते देखते फेंग ने अपनी 7 शैडो टेक्निक और 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए स्काई ब्रिज के 12th फ्लोर का भी ब्रेक थ्रू कर दिया था। फेंग का ये कारनामा तो हायर ऑफिशियल्स को भी हिला के रख देता है। सीनियर लोंगयू फेंग का ये ब्रेक थ्रू देखने के बाद किंग जेनियान की तरफ पलटकर देखती हैं तो किंग जेनियान उनसे कहते हैं, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, इवन मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो यहाँ तक पहुँच सकता है। तो इस पर सीनियर लोंगयू से आगे बढ़ता हुआ देखकर कहती हैं, वो अभी भी 13th फ्लोर को चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा है। अब तक डोमेन मास्टर्स में से किसी ने कभी भी स्काई ब्रिज के इस लेवल को सरपास नहीं किया। यहाँ लॉबी में हमें देखने को मिलता है कि फेंग के इस मैच को देखने के लिए केओस सिटी में मौजूद सारे के सारे वॉरियर्स एक जगह पर इकट्ठा होकर देखने लगते हैं कि क्या फेंग सच में इस लेवल का ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो पाएगा। इधर हम बैटलफील्ड में देख पाते हैं कि फेंग का चैलेंजर उसके सामने अपीयर होते हुए कहता है, तुम पहले ही डोमेन मास्टर की बॉडी के साथ इस मुकाम तक पहुंच सके हो, जो कि कोई आसान कारनामा नहीं है। एक गेट कीपर के तौर पर मैं तुम्हारे जैसे किसी भी नाजुक फाउंडेशन वाले को आसानी से यहाँ से पास होने नहीं दे सकता। ये कहते साथ ही वो अपने गोल्डली डिसाइनड आर्मामेंट की सबसे पावरफुल और डेंजरस टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और इसी से हमें पता चल जाता है कि गोल्डली डिसाइनड आर्मामेंट को लेकर इनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा है। इस टेक्निक के कम्प्लीटली क्रिएट हो जाने के बाद वो फेंग से कहते हैं, मेरी अल्टीमेट टेक्निक को फेस करो। ये है गोल्डली डिसाइनड आर्मामेंट की 9th फॉर्म। इवन एक अनडाइंग भी इसके सामने हार जाए। जब वो इस टेक्निक को परफॉर्म कर रहे थे तो लुओ फेंग बड़ी गौर से उसे देख रहा होता है। इसी के साथ अब फिर पलक झपकने की स्पीड में ही उनकी फाइट शुरू हो जाती है और ये फाइट इतनी ज्यादा फास्ट है कि लाइट की स्पीड होने के बावजूद भी हम इसे नहीं देख पा रहे होते। फेंग जो कि बड़ी तेजी के साथ अपने गोल्डली डिसाइनड आर्मामेंट की 8th फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। वो कहता है, इनकी स्ट्राइक तो शार्प और आइस के जैसे कोल्ड है। वाकई ही गोल्डली डिसाइनड आर्मामेंट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक होने के लिए वर्थी है। ये कहते हुए फेंग भी अपने गोल्डली डिसाइनड आर्मामेंट के जाइंट स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हिट करने की कोशिश करता है, पर उनकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है, इसीलिए वो फौरन से फेंग के पीछे आ गए थे। पर फेंग किसी न किसी तरह करके इसे डॉज करता है कि तभी वो अपना लास्ट मूव फेंग के ऊपर चल देते हैं, जिसका सामना करने के लिए फेंग भी अपने गोल्डली डिसाइनड आर्मामेंट की इल्यूजन फॉर्म का इस्तेमाल करने लग गया था और इन दोनों के आपस में टकराने से कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही होती है आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इनके इम्पैक्ट्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं, तो अगर डायरेक्ट अटैक हिट हो जाए तो कितना डिस्ट्रक्टिव होगा। अब इस इम्पैक्ट से खुद को संभालते हुए फेंग अपने मन में कहता है, आपकी ये टेक्निक वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैंने भी कई सालों से रेस्टलेसली ट्रेनिंग की है और बीस्ट गॉड स्टैचू की ऑरा को अपनी टेक्निक में फ्यूज करने में कामयाब हो पाया हूँ। ये कहते साथ साथ इन दोनों के बीच में कितनी ज्यादा जोरदार फाइट हो रही होती है ये हमें स्क्रीन पर देखने को मिलती है और फिर एक जोरदार ब्लो के साथ ये दोनों ही पीछे हट गए थे और अब फिर से आगे बढ़कर फाइट करने की बजाय अपना आखिरी मूव रेडी करने लगते हैं, जो देखते हुए फेंग भी अपने फाइनल अटैक को रेडी करते हुए कहता है, 8th लेवल पर मेरी पावर का फुल एक्सटेंट
तुम्हारी 9th लेवल स्ट्राइक को ओवरकम करने के लिए अभी भी काफी है। इसी के साथ ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना अपना आखिरी अटैक चल देते हैं और हमें देखने को मिलता है कि इससे पहले कि फैंग के चैलेंजर का अटैक उसको हिट हो पाता, उससे पहले ही फैंग के अटैक ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऐसा होते ही बाहर अनाउंस कर दिया जाता है कि लुओ फैंग ने स्काई ब्रिज के लेवल 13 का ब्रेक थ्रू कर लिया है, जो सुनते साथ ही चारों तरफ हल्ला मच गया था। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि फैंग आगे और क्या कारनामे करके दिखाएगा।